हेलो एवरीवन। आज हम लोग रोलेस थ्योरम और लैग्रेंजेस की मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको सिंपली मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं या लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। देखिए, कई बच्चे इस दो थ्योरम से बड़ा परेशान रहते हैं, तो उन बच्चों के लिए अच्छी खबर भी है और थोड़ी सी खराब खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इसको हटा दिया गया है। रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम की ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को हटा दिया गया है और जो प्रूफ वगैरह होता था उसमें से कुछ पार्ट आएगा, कंप्लीटली नहीं हटाया गया। पहले जितने क्वेश्चंस आते थे या आने के चांसेस होते थे अब बिल्कुल खत्म हो गए। थोड़ा सा है तो इस साल आप थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही इसको पढ़ेंगे नहीं, तो थोड़ा सा हम इस पे अपना बेसिक क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि कुछ भी अगर पूछा जाए एक या दो मार्क्स में जो भी पूछे तो वो आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हटा दिया गया। ठीक है, अगर आपको ये चीज जानना है कौन से टॉपिक 12th से हटा दिए गए तो करना क्या है, आपको कमेंट कर देना आपकी ईमेल आईडी, हम आपको पूरा पीडीएफ भेज देंगे, या आप हमसे मैसेज के थ्रू फेसबुक या व्हाट्सएप पे कहीं से भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो आपको उसमें पूरी एक पीडीएफ आएगी, इसमें पता चलेगा कि इस टॉपिक से ये पार्ट हटा दिया गया। जैसे कि आपका इंटीग्रेशन में लिमिट एज अ सम आता था, वो भी अननेसेसरी था यार, आप डायरेक्ट उसको कर सकते थे डेफिनेट इंटीग्रल से, उसी क्वेश्चन को इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत थी। और दूसरी चीज, एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन से जो हम इनवर्स निकालते थे वो पार्ट भी हटा दिया गया। तो ये टॉपिक ये भी अननेसेसरी लगता था यार। ये कैलकुलेशन सिर्फ होता है ना कि हम इस तरीके से जोड़ सकते थे, जैसे 2 + 2 4 होता है, नहीं आपको 1 1 1 करके ही जोड़ना है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आपकी कैलकुलेशन देखता था, बाकी कुछ नहीं था। देखिए, रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम है अच्छी थ्योरम और दोनों डिफरेंट नहीं है, एक दूसरे का अपडेटेड वर्जन है। रोलेस का अपडेटेड वर्जन हमारा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होता है। तो अब चलिए, ये तो बेसिक हो गया जो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस से हटा दिया गया है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, इन्होंने क्लियर नहीं किया, इन्होंने बस इतना मेंशन किया है कि रोलेस और ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम विदाउट प्रूफ और उनका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन सिलेबस से हटा दिया गया, इतना दे रखा है। अब विदाउट प्रूफ लिखा है, इसका मतलब या तो प्रूफ वाला पूछेंगे या विदाउट प्रूफ वाले क्वेश्चन दे सकते हैं, तो थोड़ा सा डाउट है, इसलिए हम इसको कवर करेंगे, बेसिक क्लियर रखेंगे। अगर क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइज भी कर लेंगे, क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन वगैरह में तो आएगा ही आएगा, इसलिए आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो पहले हम देखेंगे रोलेस थ्योरम क्या होती है। देखिए, रोलेस थ्योरम कोई बहुत टफ नहीं है, आपने कंटिन्यूटी पढ़ रखी है, आपने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रखी है, बस उसी पे बेस्ड है। रोलेस थ्योरम कहती क्या है कि कोई फंक्शन हमारा, मान लिया हमने, लेट एनी फंक्शन f(x) is defined on ये f(x) must be continuous close interval, f(x) must be differentiable open interval। तीसरा पॉइंट होता है इनका कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, तीसरी कंडीशन हम चेक करते हैं, यानी अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं तो हम आगे जाने की जरूरत नहीं होती। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वैल्यू इक्वल आनी चाहिए एंड पॉइंट पे वैल्यू। ठीक है, एक हमारा रियल फंक्शन x जो a b पे डिफाइंड है, रियल फंक्शन है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस चीज को, तो उस पर हमें तीन कंडीशन चेक करनी पड़ती है। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, कुछ फंक्शन तो हमें देख के पता चल जाएंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गई और साइन कॉस हो गई, ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, इनको तो हमें चेक ही नहीं करना होता, हमें देख के बस लिख देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं, कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। एक आध क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें चेक करनी पड़ सकती है, तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। ठीक है, जनरली जो फंक्शन आते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं क्योंकि उसके बाद कैलकुलेशन ही मेन करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ये जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल में चेक करना पड़ता है, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ये 100% श्योर है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो कर्व देखिए पहले कैसा बनता है। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, मान लिया फंक्शन a to b डिफाइंड,
और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, और डिफरेंशिएबल का मतलब है स्मूथ टर्न लेगा, ऐसा सडन टर्न नहीं लेगा। तो फंक्शन हमारा या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बन सकता है, या फिर ऐसे बन सकता है। ए बी। कहने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वही एंड पॉइंट पे वैल्यू आएगी। ये एफ ऑफ ए हो गया, ये एफ ऑफ बी हो गया। ये तो एफ एक्स है ना हमारा फंक्शन। क्या बोल रहा था कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, मतलब स्मूथ होगा, हर पॉइंट पे टेंजेंट बना सकते हैं, और ए और बी की वैल्यू इक्वल है, स्टार्टिंग और एंड की वैल्यू सेम। देखिए दोनों इक्वल है, तो कर्व ऐसा बन सकता है, या यहाँ पे देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, कर्व ऐसा बन सकता है, या फिर यहाँ पे देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, या कर्व ऐसे मूव कर सकता है। कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। इन्होंने कहा था देन सम सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ए और बी के बीच में कुछ सी या एक सी, सम का मतलब सम मतलब एक या एक से ज्यादा ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जहां पे डेरिवेटिव जीरो आएगा। और डेरिवेटिव क्या होता है एक्चुअल में? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, और वो जीरो, इसका मतलब है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये देखिए ना, ऐसी सिचुएशन में आपको कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे सी हमारा वो टेंजेंट अगर आप बनाएंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। समझ आ रहा है? बस यही थ्योरम है। तो क्या कहती है कि आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ओपन इंटरवल में, और स्टार्टिंग और एंड पे वैल्यू सेम है। आप सोचिए ना, स्टार्टिंग और एंड पे वैल्यू सेम है तो या तो कर्व ऐसे आएगा, या ऐसे टर्न हो रहा होगा, ठीक है, या फिर कई बार टर्न होके वहां पे वैल्यू सेम देगा। तो यानी उनके बीच में एक या एक से ज्यादा पॉइंट ऐसे मिल सकते हैं जिन पे आप टेंजेंट बनाएंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है। बस यही कॉन्सेप्ट होगा। क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन दिया होगा, जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं 70-80% क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसमें आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन या तो पैराबोला टाइप के आते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के आ जाएंगे, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं, इनको आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती। बस आपको इंटरवल दिया होगा, वहां पे आपको ये लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा, देखते पता चल जाएगा ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। इनमें हमें चेक करें, जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया, ये तो पता है कि ये बीच बीच में ब्रेक होता है। इस टाइप के फंक्शन एक आध क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जिनमें हमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ती है, अदरवाइज नहीं चेक करनी पड़ेगी। इन स्टेटमेंट से घबराने की जरूरत नहीं कि कंटिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एक्सरसाइज से पहले 5.8 एक्सरसाइज है, उसके पहले एग्जांपल्स दो दे रखे हैं। एफएक्स हमारा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रोलेस थ्योरम वेरीफाई करनी, ठीक है। कह रहा है कि फंक्शन आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में चेक करना है कि ये रोलेस थ्योरम वेरीफाई होती है कि नहीं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें ये दिख रहा है कि ये एक्चुअल में क्या है, ये एक पैराबोला है। पैराबोला हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कैसी होती है, कंटीन्यूअस होती, या तो ऐसे कर्व बनते हैं या फिर ऐसे कर्व बनते हैं, लेकिन होते कंटीन्यूअस है, उनको स्पेसिफिकली चेक करने की जरूरत नहीं होती। हमें पता चल गया कि fx कैसा है हमारा, fx इज कॉन्टिन्यूअस, चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं। fx इज कॉन्टिन्यूअस, जो पॉइंट दे रखे हैं -2 और 2 के बीच में। fx जब ये डिफरेंशिएबल भी होते हैं, इज डिफरेंशिएबल टू 2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में। फिर हमें तीसरी कंडीशन चेक करनी, f ऑफ a निकालना है और f ऑफ b निकालना है, यानी f ऑफ -2 चेक करना है और f ऑफ 2 चेक करना है कितना है। तो f ऑफ -2 सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, f ऑफ -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 ही देगा, और ये 6 आ जाएगा, ये भी 6 दे देगा, और 4 + 2 6 दे देगा, यानी दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई जो रोले ने कहा था
कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं उसके बाद हम कह सकते हैं कि एफ डैश सी 0 आएगा, गिवन है कि सी हमारा बिलोंग करेगा ए और बी के बीच में। इन्हीं दोनों के बीच में ही नंबर आएगा, क्योंकि बाहर आ रहा है तो वो उसको लाई नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 2x प्लस 0, यानी ये सिर्फ 2x बचेगा। इसको जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा। फिर एफ डैश सी निकालेंगे, वो कितना आएगा, वो वैल्यू आ जाएगी 2c। और हमें पता है कि रोले थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद एफ डैश सी 0 आता है, यानी 2c की वैल्यू 0, यानी c की वैल्यू 0। 0 ऐसा पॉइंट है जिस पे अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, यानी ये कर्व हमारा कुछ ऐसे जा रहा होगा, यानी ये हमारा इस पे 0 पे टेंजेंट हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। और ये मान लिया कोई पॉइंट -2 है और ये पॉइंट 2 है, तो हमारा कर्व इस टाइप का बनेगा। अब एग्जाम में ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन वैसे भी नहीं पूछते हैं, अगर पूछेंगे तो आपको सिंपल क्वेश्चन देंगे और उसका आपको सिंपल एज ए सॉल्यूशन देना है, ऐसा कुछ फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? फंक्शन दिया होगा, उसकी कंटिन्यूटी देखनी, डिफरेंशिएबिलिटी देखनी, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की वैल्यू देखनी। अगर तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको 0 रख देते हैं, तो वहां से हमें c की वैल्यू आती है। और c की वैल्यू जो है हमारी वो बिलोंग करनी चाहिए ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच, -2 और 2 के बीच में 0 आता है, तो इसका मतलब है कि रोले थ्योरम वेरीफाई होती है। ठीक है, बस इतना ही करना होता है ये। इसके बाद हम मीन वैल्यू थ्योरम देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। लैग्रेंजे ने कोई नई थ्योरी नहीं बनाई है, उन्होंने क्या किया था कि रोले के जो थ्योरम थी उसको अपडेट कर दिया। रोले की थ्योरम जनरल नहीं थी एक्चुअली, ये कह सकते हैं। मान लिया आप, जैसे हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो देखा है शॉर्ट ट्रिक के पीछे ज्यादा भागते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वैलिड होती है। इस टाइप के क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, डेटा चेंज करते रहो और हम सॉल्व कर देंगे, तो यार बेवकूफी होती। ठीक है, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक अच्छी होती है लेकिन हर जगह वैलिड नहीं होती। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट था। रोले का जो थ्योरम थी वो हर जगह वैलिड नहीं थी। रीजन क्या था कि हर जगह फंक्शन की, जैसे फंक्शन हमारा, कोई फंक्शन हमारा a और b में डिफाइन था, तो ये जरूरी नहीं थी कि स्टार्टिंग पे और एंड पे वैल्यू सेम है। भाई अलग अलग भी तो आ सकती थी, लेकिन रोले ने पहले कंडीशन लगा दी थी कि स्टार्टिंग पे और एंड पे वैल्यू सेम आएगी तभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लैग्रेंजे ने क्या कहा, ये जरूरी नहीं है, ये जनरल मेथड नहीं है, ये तो आपने स्पेसिफिक कैटेगरी बता दी कि उन्हीं फंक्शंस पे हम अप्लाई करेंगे जिनमें स्टार्टिंग में और एंड में वैल्यू सेम आनी चाहिए। और अगर सेम नहीं है फिर क्या करते हैं, इसी को अपडेट किया था लैग्रेंजे ने। लैग्रेंजे ने क्या कहा, सेम वही कॉन्सेप्ट है, फंक्शन हमारा इस कंडीशन में दे रखा है तो मैं वही पॉइंट चेक करने देगी, fx मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस बिटवीन a to b, fx डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a to b। फिर तीसरी कंडीशन है, ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग की और एंड की वैल्यू सेम आए। ये जनरल मेथड हुआ, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू रोलेस थ्योरम के। ठीक है, उसके आने के चांसेस बहुत कम है, इसके आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ये अपडेटेड और जनरल मेथड है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग और एंड की वैल्यू सेम है, अगर सेम आ जाती है तो वो रोले में चले जाएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इनके हिसाब से क्या हो गया, अगर इनके हिसाब से चलेंगे तो हमारे कर्व कुछ इस टाइप के बन जाएंगे। ये a है, ये b है, ऐसे बन सकता है, ये a है, ये b है, या फिर ऐसे भी बन सकते हैं, ये a है, ये b है। समझ आ रहा है? उन्होंने क्या कहा था कि अगर स्टार्टिंग में ये f ऑफ a है, ये f ऑफ b है और स्टार्टिंग और एंड की वैल्यू सेम नहीं है, उस कंडीशन में c एक ऐसा पॉइंट है जो इन्हीं के बीच में होगा, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में होगा, लेकिन f डैश c अब 0 नहीं होगा, लेकिन ये f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के इक्वल होगा। यानी पहले हम f डैश c 0 कर देते थे, लेकिन अभी हमें f डैश c ऐसे मिलेगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a
अपॉन में b माइनस a करके। ये चीज देखिए क्या है, बस इतना समझ लीजिए। पहले f डैश अगर वो पैरेलल आ रहा था तो जीरो कर रहे थे, अभी क्या हो जाएगा, ये a है और ये x की डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट a कितना आ जाएगा, a कॉमा f ऑफ a। सिमिलरली ये पॉइंट कितना आ जाएगा, b कॉमा f ऑफ b, और ये पॉइंट a b, ये b पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई एक पॉइंट c जो इन दोनों के बीच में था, उस पे अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो कॉर्ड AB के स्लोप के इक्वल आ जाएगा। भाई दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। टेंजेंट और ये कॉर्ड जो बनी हुई है AB, यहाँ पे क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट C। तो यहाँ पे C पे जो टेंजेंट आ रही है वो f डैश C है, क्योंकि हम डेरिवेटिव करके निकाल रहे हैं। और ये स्लोप कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस। ये तो फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। स्लोप जब दो पॉइंट पता होते हैं तो स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा, यानी जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप आएगा। सेम यहाँ पे कंडीशन हो जाती है कि f ऑफ a है, ये f ऑफ b है, देखिए दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आप जब टेंजेंट बनाएंगे, ये जो टेंजेंट बनेगी वो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसके इक्वल आ जाएगी। सेम यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, लेकिन इन पॉइंट्स पे टेंजेंट, ये देखिए मोर देन वन पॉइंट्स भी हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। रोले ने जो मेथड दिया था वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी को फॉलो करता था, जिसमें स्टार्टिंग में और एंड में वैल्यू सेम आए, तभी हम फॉलो करते थे। वहां पे हम स्लोप जीरो करा देते थे, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाते। भाई सिंपल उनकी कंडीशन थी। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग और एंड की वैल्यू सेम, डिफरेंट हो, तब हम क्या करेंगे, ये जनरल मेथड हो गया। और ये इंपॉर्टेंट भी, इन्होंने क्या किया, सिंपल कर दिया कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से जो लाइन पास हो रही उसका स्लोप टेंजेंट के स्लोप पे इक्वल कर दिया, और कुछ नहीं किया। तो ये तीन पॉइंट यहाँ पे भी, बस यहाँ पे थर्ड पॉइंट चेंज है कि स्टार्टिंग और एंड की वैल्यू सेम नहीं होगी, उस कंडीशन में स्लोप ये हो गया। और कर लीजिए, फिर हम इसके एग्जांपल कर लेते हैं। वेरीफाई करनी है मीन वैल्यू थ्योरम। ये फंक्शन दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, तो मुझे ये भी दिख रहा है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला है, ये भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो हमारा यहाँ पे लिख देना है कि fx इज कॉन्टिन्यूअस इन 2 to 4। देखिए मैं बता रहा था ना आपको, हर जगह कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव नहीं करनी। जैसे अभी हम करते आए थे, बेसिक कंटिन्यूटी कैसे चेक करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये इतना काम नहीं करना है, ठीक है। बहुत रेयर क्वेश्चन एक आध मिल जाएंगे जिनमें करना पड़ सकता है, इसलिए ये लाइनें लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको चेक करना पड़ सकता है। दूसरी चीज, fx इज डिफरेंशिएबल भी है ये भाई साहब, 2 to 4 ओपन ब्रैकेट में। फिर तीसरी चीज की चेक करेंगे f ऑफ a और f ऑफ b के वैल्यू। f ऑफ a रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, f ऑफ b रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये इक्वल नहीं है। देखिए ये मन में कैलकुलेशन मत करना, इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि जरूरत होती है फॉर्मूले में। f ऑफ a निकाल लिया हमने, 4 आ रहा। f ऑफ b स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की, ये जो पॉइंट दिए होते हैं ये a है ये b है। f ऑफ a इसमें रखा है, x की जगह a रखोगे तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और 4 रख दोगे तो 16 आ जाएगा। उस कंडीशन में उन्होंने क्या कहा था कि f डैश c एक ऐसा पॉइंट आएगा, सम c बिलोंग्स टू 2,4 सच दैट f डैश c की वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ b, ये b है और ये a, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस a 4 माइनस 2। यही तो फॉर्मूला था, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता था। f डैश c कैसे निकलेगा, ये इसको डिफरेंशिएट करके निकलेगा। f डैश x कितना आ गया 2x, तो f डैश c कितना आ गया भैया 2c। ये तो हो गया, c रख दिया बस इसमें। तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि 2c की वैल्यू है। इन दोनों की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, ये देखिए, इसीलिए कहा था इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 माइनस 4 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 12 बाई
2, ये हो जाएगा 2c की वैल्यू 6, तो c की वैल्यू 3 और 3 क्या इन दोनों के बीच में बिल्कुल c बिलोंग्स टू 2, 4, यानी ये मीन वैल्यू थ्योरम हमारी सेटिस्फाई होती है। क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि है क्या ये थ्योरम। रोले थ्योरम के हिसाब से टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल रहती है, यानी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इनके हिसाब से जरूरी नहीं था कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो। इस कंडीशन में जो डिफरेंशिएशन या जो स्लोप आता है डेरिवेटिव से, वो उन स्टार्टिंग पॉइंट्स से जो लाइन बनेगी उसके स्लोप के इक्वल हो जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक इतना ही है ये रोले और मीन वैल्यू थ्योरम में। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो बस सेफ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।